26 1.26 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है विच एमंग द कर्व शो कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो डिफरेंट फिगर्स दे रखा है, करेक्ट, कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को कौन सा फिगर रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे फर्स्ट फिगर है तो आप एनसीईआरटी बुक में देख लेना, मैं एक रफ फिगर्स आपको बना रहा हूँ, आपको फिगर मिलता जुलता नहीं होगा। ये आपका कंडक्टर्स है और ये इलेक्ट्रिक, एक करंट इससे इलेक्ट्रिसिटी का, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो बताना इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है कि नहीं है। फर्स्ट फिगर की अगर बात करें तो डू नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट फिगर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? फील्ड लाइंस मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होता है, जो कि है नहीं, मैंने पढ़ाते समय बताया था। सेकंड फिगर्स जो है, सेकंड फिगर्स भी आपको क्या कह रहा है कि सेकंड फिगर दिया हुआ है आपका कुछ इस तरह से। सेकंड फिगर्स तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा डायग्राम बनाने में, तो आप लोग एनसीईआरटी से देख लें। सेकंड फिगर्स जो है, दिस इज आल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस because the field lines cannot emerge from a negative charge and cannot terminate a positive charge. Basically electric field lines of force क्या होता है, आपके निगेटिव चार्ज से इमर्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट होता है, जो कि नहीं हो रहा है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। थर्ड डायग्राम की अगर बात करें तो फिगर थर्ड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। फिगर थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है because the field lines emerge from positive charges and repel each other। पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज भी हो रहा है और रिपल भी हो रहा है, तो मतलब ये आपका होगा। क्वेश्चन नंबर अगर फोर्थ की बात करें, डी, तो डी विल डू नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बिकॉज द फील्ड लाइंस शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, जबकि डी में क्या होगा, फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट आपका क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। तो फिफ्थ इज आल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बिकॉज क्लोज लूप आर नॉट फ्रॉम द एरिया बिटवीन द। क्लोज लूप कभी भी एरिया फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मैंने सारे के सारे मैंने पॉइंट वाइज लिखवाया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, और मैंने बोला था कि इसको अच्छे से पढ़ना, सब अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। जिसको यहाँ डाउट आ रहा है कि कौन सा क्या है, आप वहां पहले चैप्टर देख लें जो मैंने पॉइंट लिखाया था, फिर इस पे आए। क्वेश्चन नंबर 27, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट but increase uniformly along the positive z direction। but a z direction में increase कर रहा है at the rate of 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। z डायरेक्शन से पर मीटर बोल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन dl, क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग से 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। पर मीटर दे रखा है इसलिए मैंने अपॉन लेंथ दिया। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है और टॉर्क निकालना है। हैविंग द टोटल डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 10 to the power -7, मतलब डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है 10 to the power -7 कूलम मीटर इन द निगेटिव जेड डायरेक्शन, मतलब ये आपको मैं माइनस कर देता हूं। तो निकालते हैं फोर्स एंड टॉर्क क्या होगा। तो देखो, फोर्स इक्वल टू मालूम है आपको चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स
इक्वल टू चार्ज तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसमें क्या करते हैं, लेंथ से डिवाइड कर देते हैं और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और Q इंटू ये क्या हो जाएगा, पूरा आपका चार्ज इंटू लेंथ, ये मिलके बना लेगा आपका डायपोल मोमेंट D अपॉन DL। तो डायपोल मोमेंट तो दिया हुआ है -10⁻⁻7, और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट कूलम पर मीटर दिया हुआ है आपका 10⁻⁻5। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 10⁻⁻2 न्यूटन। ये तो आपका आ गया फोर्स। अब निगेटिव साइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो होगा वो निगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। हेंस द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज 180 डिग्री, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव है, अब फोर्स निगेटिव आएगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। अब क्या निकालना है, टॉर्क, जैसा कि कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, P साइन थीटा, तो डायपोल P साइन थीटा, और यहाँ साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ओवरऑल टॉर्क की वैल्यू भी आपका 0 होगा। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1.28, अ कंडक्टर ए विथ ए कैविटी एज शोन इन फिगर, कुछ इस तरीके का डायग्राम्स है, दिस इज एक कैविटी ए है, और दिस इज चार्ज Q। A conductor A with cavity as shown in figure is given the charge Q दिया हुआ है, so that the entire charge must appear on the outer surface, entire charge जो है वो outer surface पे होगा of the conductor, ये तो फर्स्ट प्रूफ करना है। बी क्वेश्चन है इसी में, another conductor B with charge Q is inserted into the cavities, जैसे ये है आपका एक कैविटी था, इसके अंदर एक अनदर चार्ज D लिया गया, जिसके की चार्ज क्या है, Q है, B के A के अंदर रखा गया, Q is inserted into the cavity keeping B insulated from A, B जो है ना इंसुलेटेड है A के थ्रू, तो so that the total charge on the outside surface of A is, तो आपको प्रूफ करना कि आउटसाइड सरफेस पे चार्ज क्या होगा, Q प्लस Q होगा। और थर्ड क्वेश्चन है, a sensitive instrument is to be shielded from a strong electrostatic field in its environment such as where possible way। एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आपको शिल्डेड करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इन्वायरमेंट में, तो आपको तरीका बताना है। तो देखते हैं वन बाय वन, जैसे फर्स्ट वाला फिगर्स है, इसमें कैविटी है और इसके सराउंडिंग में Q चार्ज होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप कंसीडर करो गॉसियन सरफेस, दैट इज लाइन होली विद इन दी कंडक्टर के अंदर, कैविटी कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस होगा, एंड इनक्लोजिंग दी कैविटी, जो कि कैविटी को पूरा एक गॉसियन सरफेस हो गया, कैविटी को पूरा इंक्लोज करेगा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, तो चूंकि कैविटीज है तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ नहीं पाएगा, शील्डिंग का काम करेगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज 0। अब क्या है कि ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या है कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये मैंने वहां बताया हुआ है, जब गॉस लॉ पढ़ाया था ना, तो गॉसियन सरफेस, कैविटीज सब वहां डिस्कस किए हुए हैं। अब क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में कि Q इज द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर Q चार्ज स्मॉल है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, और ये क्या होता है गॉस लॉ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लक्स अपॉन एरिया। अब हियर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी जीरो होगा। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, कभी भी परमिटिविटी तो जीरो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए जीरो नहीं है तो मतलब क्या जीरो होगा? तो क्यू इज जीरो, क्योंकि दोनों का डिवीजन जीरो कब होगा? या तो ऊपर वाला हो जीरो हो, नीचे वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे वाला जीरो होगा तो ऐसे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो क्यू शुड बी जीरो। देयरफॉर चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या होगा आपका? जीरो होगा। द इंटायर चार्ज क्यू अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब आउटर सरफेस पे आपका क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू, क्यू चार्ज ही होगा। अब क्या कह रहा है कि द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर ए हैज चार्ज ऑफ द अमाउंट क्यू, अनदर कंडक्टर बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू केप्ट इनसाइड द कंडक्टर के अंदर अपन ने क्या किया? क्यू चार्ज दिया। कंडक्टर दिया हुआ है डायग्राम में सेकंड, एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ए से इंसुलेशन है, मतलब इंसुलेशन का मतलब अंदर से ना तो बाहर, बाहर से ना तो अंदर। हेंस अ चार्ज ऑफ अमाउंट माइनस क्यू विल बी इंड्यूस्ड इन द इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा सरफेस पे, एंड प्लस क्यू इंड्यूस्ड कहाँ होगा? ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर के आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा और अंदर माइनस इंड्यूस्ड होगा। तो टोटल चार्ज आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर ए इज क्या हो गया आपका? क्यू प्लस क्यू। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है कि a sensitive instrument can be shielded from the strong electrostatic fields in its environment में enclosed। अब एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट अपने को शील्ड रखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इन्वायरमेंट बाय इंक्लोजिंग इट बाय फुल्ली इनसाइड द मेटालिक सरफेस। उसके लिए फुल्ली मेटालिक सरफेस, फुल्ली आपको क्या होना चाहिए? मेटालिक सरफेस होना चाहिए। A closed metallic body acts as a electrostatic shield, माने क्लोज मेटालिक सरफेस जो होगा, क्लोज मेटालिक बॉडी एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसा वर्क करेगा। तो जो मैं आपको समझाया वही चीज आपको इसमें राइट डाउन भी करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1.29। A hollow charge conductor has a teeny hole cut into the surface। एक hollow charge conductor है, इसमें बहुत छोटा एक होल किया गया एंड कट इनटू सरफेस में कट किया गया, सो दैट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल की बात कर रहे हैं। और एन कैप तो आप मालूम है, दिस इज द यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, और सिग्मा मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल। तो करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा? एक कंडक्टर, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर विथ ए कैविटी। एक कंडक्टर मान के चलना है, क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर विथ ए कैविटी और ए होल। ठीक है, कैविटी बोले या एज ए होल बोले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक कंडक्टर लिया, इसके अंदर एक कैविटी और होल लिया, तो इनसाइड द कैविटी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? दिस इज जीरो, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन ने देखा था। तो लेट E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। मान लिया कि E क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, ये मान लेते हैं, है ना। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको जो भी मानना है डैश मान ले, ये तो जीरो हो गया। और Q जो हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मान लेते हैं, और सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और एप्सिलॉन नॉट तो आपको मालूम है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो चार्ज आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, बताया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स निकाल ले। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड
तो बेसिकली कहाँ थे क्वेश्चंस में, आपको मैंने चार्ज दिखा दिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपको फ्लक्स भी मैंने दिखवा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया या चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस बराबर क्या हो गया, चार्ज, और चार्ज की प्लेस पे क्या रख दो, ये वैल्यू पूरा यहाँ रख दो चार्ज की प्लेस पे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया और नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो डीएस से डीएस गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट वेक्टर से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर क्या हो गया, दिस। ये क्या निकाला आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड तो कर जीरो था, शुरू में ही देख चुके हैं। तो दिस फील्ड इज ए सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड ड्यू टू कैविटी, ई के कारण होगा, एंड द फील्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्ज कंडक्टर, रेस्ट ऑफ द चार्ज कंडक्टर्स पे फील्ड this field are equal in opposite side in the conductor and equal in magnitude and direction outside the conductor। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, आउटसाइड द फील्ड आर इक्वल इन अपोजिट, आउटसाइड क्या हो जाएगा आपका, ये हाफ हो जाएगा। तो हाफ के बेसिकली कैसे होगा, मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज E dash plus E dash equal to E। डेट मीन्स अभी जो दिखाया था मैंने कि कैविटी के कारण सुपरपोजिशन फील्ड ड्यू टू कैविटी, दिस इज द E dash, एंड फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस, रेस्ट ऑफ द चार्जेस के कारण क्या होगा आपका, E dash होगा। तो दिस इज E dash ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, 2 E dash इक्वल टू E। तो E dash इक्वल टू क्या आ जाएगा, E बाय 2। अब E की वैल्यू रख दें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम कैप, है ना। तो फील्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय एम कैप। फ्रेंड्स आपका ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 क्या कह रहा है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है। ड्यू टू लॉन्ग थीन वायर ऑफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1.30, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको किसके लिए फॉर्मूला लिखना है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थीन वायर ऑफ यूनिफॉर्म linear charge density lambda without using Gauss law। तो गॉस लॉ का यूज नहीं करना है तो आप कूलम्स लॉ का डायरेक्टली यूज कर दें और ये प्रूफ हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी, आप जब मैंने लेक्चर्स करवाया था तो लॉन्ग थिन वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने उस समय निकालने के लिए मैंने बताया था, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं, अगर ए एक्स वाई, वहां से आप और डिटेल में जो भी लैंग्वेज वगैरह लिखना है वो आप लिख लीजिएगा। दिस इज ओ जेड, इसको मान लेते हैं एक्स एल, दिस इज थीटा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ड्यू टू पीस ऑफ वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा लेमडा डी एक्स, और एरिया तो ए क्या हो जाएगा आपका ए जेड एस, और ए जेड का मतलब इसकी लेंथ है, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी ए 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको वैल्यू रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एक्स, और ए जेड की वैल्यू रखेंगे तो रूट हट जाएगा, दिस इज एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजॉल्व इनटू टू डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा डिग्री है ना, थीटा एंगल है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली दो कंपोनेंट में डिजोल्व होगा। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। साइन थीटा। अब चूंकि डी कॉस थीटा क्या है, इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और डी साइन थीटा का है पैरेलल कंपोनेंट। तो एज ए होल वायर अगर आप कंसीडर करोगे तो डी साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? कैंसल हो जाएगा, पैरेलल है ना, तो एंगल जीरो। डी साइन थीटा जो बेसिकली किसके कारण अफेक्ट होगा? डी कॉस थीटा के कारण भी ए पॉइंट पे अफेक्ट होगा। तो दो कंपोनेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका लेमडा डी एक्स कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर। जब मैंने लेक्चर पढ़ाया तो वहां से देख लेना, पूरा बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ डिटेल्स में वहाँ ऑलरेडी ऑलरेडी बताया हुआ है। एक बार मैं सिर्फ फास्ट रिवीजन के चलते मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप वहां जाएं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। इन ट्रायंगल ए जेड ओ लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन एल। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एल tan थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dx बाय डी थीटा। तो एल और tan थीटा का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा। तो dx इक्वल टू एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको? जैसे एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, तो इक्वेशन अगर सेकंड की बात करें, दिस इज एक्स इक्वल टू क्या है? अब इसके वैल्यूज एक्स इक्वल टू क्या आपका? एल स्क्वायर। यहाँ क्या करते हैं? इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट, इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी? सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यूज यहाँ से रख दें, और फिर इसमें डी1, फिर ये वैल्यू रख देंगे यहाँ कॉस थीटा। तो इसको इंटीग्रेट कर देना है ना, लेक्चर में जाके देखना, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। इसको जो फाइनली मैं लिख देता हूँ, जब इंटीग्रेशन करेंगे डी1 माइनस π/2 से π/2 माइनस π/2 से π/2 लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कॉस थीटा डी थीटा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा इंटीग्रेट करने के बाद और लिमिट रखने के बाद, P1 इक्वल टू लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये फाइनल आंसर होगा। तो वहां से भी देख सकते हैं, इंटीग्रेशन का मैंने बेसिक्स भी बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.31 क्या कह रहा है? इट इज नाउ बिलीव दैट, तो क्वेश्चन नंबर 31, इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड, एक सेकंड, it is now believed that proton and neutrons are themselves built out of more elementary units called quarks। अनदर यूनिट्स की बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के लिए, क्वार्क्स। A proton and a neutron consist of 3 quark each other, मतलब दोनों पे क्या 3 quarks हैं। two types of quarks, the so called up quark and up quark, जिसको कि किससे डिनोट किया गया है? U से डिनोट किया गया है, ऑफ चार्ज +2/3, एंड द डाउन क्वार्क, मतलब ये दो चीज दिया हुआ है आपको, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसकी अनदर यूनिट एक लिया गया आपका क्वार्क, क्वार्क लिया गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क। कितने क्वार्क है इसमें? 3 क्वार्क इच। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क सो कॉल्ड, एक है आपका अप क्वार्क, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं? यू से डिनोट कर रहे हैं, और इसके चार्ज क्या है? 2/3 e, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और
सेकंड है आपका डॉन क्वार्क है, जिसको कि डिनोट कर रहे हैं डी से, और इसका चार्ज है -1/3 e। टुगेदर विथ इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप ऑर्डिनरी मैटर, ठीक है। Quarks of other types have also been found, which gives rise to different unusual varieties of matter, suggest a possible quark composition of a proton और न्यूट्रॉन का possibility है। ये शायद एडिशनल एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन होगा ये। तो देखो प्रोटॉन प्रोटॉन हैज प्रोटॉन पे कितने क्वार्क हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3 क्वार्क की बात करते हैं। प्रोटॉन हैज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होगा नहीं, प्रोटॉन हैज 3 क्वार्क। तो लेट देयर इज n क्वार्क इन ए प्रोटॉन, है ना। a प्रोटॉन हैज 3 क्वार्क। मान लेते हैं कि लेट n अप क्वार्क है। अप क्वार्क क्या है, n है इन ए प्रोटॉन पे, each having the चार्ज। तो चार्ज क्या दे रखा है, +2/3e, एक चार्ज दे रखा है अप क्वार्क का। तो n क्वार्क का चार्ज क्या होगा, चार्ज ड्यू टू n क्वार्क। तो इसमें n से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 e n, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नंबर ऑफ डॉन क्वार्क क्या हो जाएगा, दिस इज 3 - n, क्योंकि अब 3 है ना और टोटल n है, तो डॉन के लिए क्या हो जाएगा 3 - n। और इस पे चार्ज दे रखा है, ईच डॉन क्वार्क का चार्ज कितना है, -1/3e, के क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चार्ज ड्यू टू 3 - n डॉन क्वार्क के कारण, डॉन क्वार्क के कारण चार्ज क्या हो जाएगा, -1/3e -n हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या दे रखा है आपका, टोटल चार्ज ऑन ए प्रोटॉन क्या होता है, e होता है। अब दोनों जो चार्ज निकाला ना, दोनों रख दो, दोनों को ऐड कर दो, 2/3e n प्लस -1/3e 3 - n। तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लें। तो दिस इज 2/3 ne, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल ऑफ, तो हो जाएगा -e और माइनस माइनस प्लस 1/3 ne को ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा ne -e, क्योंकि इसको आप ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे तो 3 एलसीएम हो गया, ऊपर ऐड हो जाएगा 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल, ne माइनस e। अब इस e को इधर भेज दो, 2e इक्वल टू ne, e से e कैंसिल आउट, तो n बराबर क्या हो गया आपका 2। तो n बराबर 2 मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ अप क्वार्क इन प्रोटॉन क्या हो गया, n इक्वल टू 2। अब क्वार्क पे प्रोटॉन क्या हो गया 2, और अगर नंबर ऑफ डॉन क्वार्क, तो डॉन क्वार्क इन प्रोटॉन में कितना हो जाएगा, ये है 3 - n है, तो 3 - 2 मतलब क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज u d, नाम लिखने आना चाहिए। अब कह रहा है कि न्यूट्रॉन है आल्सो 3 क्वार्क, ये तो प्रोटॉन का काम हो गया। अब उसी तरीके से आपको न्यूट्रॉन का निकालना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, +3/2, लैंग्वेज आप लिख लेना। तो न्यूट्रॉन ड्यू टू n क्वार्क के कारण क्या हो जाएगा, 3/2 e n। ये लैंग्वेज आगे लिख लेना, जो मैंने प्रोटॉन के लिए लिखा था ना वही आपको
न्यूट्रॉन के लिए लिखना पड़ेगा। तो n क्वार्क के लिए, तो 3 माइनस n के लिए क्या हो जाएगा आपका -1/3 e। तो चार्ज कितना हो जाएगा इस पे -1/3 e 3 माइनस m। और टोटल चार्ज न्यूट्रॉन पे कितना होता है, चार्ज और न्यूट्रॉन ये मालूम है आपको, 0 होता है। अब ये दोनों रख दें यहाँ, 2 बाय, ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 e n माइनस प्लस -1/3 e 3 माइनस n। इसको जैसे प्रोटॉन के लिए सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करो। E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m, दिस इज 3/2, 2/3 होगा यहाँ, 2/3, दिस इज 2/3। तो यहाँ n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मतलब नंबर ऑफ अप क्वार्क न्यूट्रॉन पे क्या हो जाएगा 1, और नंबर ऑफ डाउन क्वार्क न्यूट्रॉन पे क्या हो जाएगा 3 माइनस m यानी 2। तो इसमें क्या फॉर्मूला बन जाएगा, UDD बन जाएगा। इसको अच्छे से समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद मेरे को थोड़ा, शायद किसी को अच्छे से समझ में भी नहीं आया हो। एक बार इसको बनाओगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।